हेलो एंड वेलकम टू वंस अगेन इनकम टैक्स गुरुकुल। सो आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, जो कि एक वन ऑफ द हेड है इनकम टैक्स के अंदर। तो हमने अब तक 4 हेड पढ़े हैं, जिसके अंदर सबसे पहले वाला हमने सैलरी हेड, दूसरे नंबर पे सैलरी के बाद हमने पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने पीजीबीपी चैप्टर किया था, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, पीजीबीपी, एंड लास्ट वन कैपिटल गेन हमने उसके बाद पढ़ा। उसके बाद हम आज पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये कौन सा हेड है, इसके अंदर क्या हमें टैक्स करना है। सैलरी के अंदर हमें पता था क्या क्या टैक्स करना है, बाकी सब चैप्टर्स सब हेड के अंदर पता था। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे इसका नाम बताता है अदर सोर्सेज, तो कोई भी इनकम इंडिया के अंदर जनरेट हुई और उस इनकम के अंदर आपने चारों हेड में का जो चार्जिंग सेक्शन था, हर हेड का हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, वहां पे देखा कि उस इनकम के हेड के अंदर वो फिट नहीं बैठ रही, उसकी जो टर्म एंड कंडीशन उसको फॉलो नहीं कर रही। तो वो सारी की सारी इनकम जो इन चारों हेड में से पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे इसमें से किसी में भी नहीं आती, तो वो जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो उसका चार्जिंग सेक्शन सबसे पहले यही बोलता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज द रेजिडरी हेड ऑफ इनकम। बाकी की जितनी भी इनकम बच गई, जो रेजिडुअल इनकम बच गई, जो किसी भी चौथे, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे हेड के अंदर नहीं आती, वो यहाँ पे टैक्स होगी। इसका मतलब ये होगा कि वो टाइप ऑफ इनकम, कौन सा इनकम, वो टाइप ऑफ इनकम जो प्रिसाइजली फॉल नहीं करती किसी भी हेड के अंदर। कौन सा हेड है जो हमने अभी डिस्कस किया, तो वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल तो होगा, वो बात तो ठीक है। अब उसके अंदर कौन कौन सी इनकम आती है वो तो बताओ अभी। तो हम वो सब चीजें अब डिटेल में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे मेन कौन सी इनकम, उसके अंदर सबसे जो मेन रहेगी वो रहेगी बेटा डिविडेंड इनकम। जो डिविडेंड मिलता है, कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू इट्स शेयर होल्डर, उस इनकम के बारे में आज पूरा डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 56 टू सबसेक्शन 1, जो डिविडेंड इनकम के बारे में बताया। यही बोलता है, जो चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि डिविडेंड इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है भाई। अब सबसे पहले डिविडेंड होता क्या है, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा बैक टू द बेसिक्स। और बेसिक्स में जाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन पता करनी पड़ेगी कि डिविडेंड, देखो डिविडेंड को कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग अलग से डिस्क्राइब किया गया, कई स्टैंडर्ड उनके हिसाब से डिविडेंड की इंफॉर्मेशन ला, बट इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से किसको डिविडेंड मानेंगे, वो चीज जानने के लिए हमें सेक्शन 22 का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी और पार्ट ई, वहां पे 5 डेफिनेशन, मतलब 5 हेड है जहां पे डिविडेंड को मान लिया जाएगा, उस इनकम को डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो हम बिना किसी देर के शुरू करते हैं पहले पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले पार्ट में द फॉलोइंग रिसिप्ट आर, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, वो जो रिसीट है, जो हमें इनकम मिलने वाली, जो रिसीट प्राप्त होने वाली है, उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा। डीमिंग प्रोविजंस हैं ये सब, पहली बात। तो सबसे पहले अगर प्रोविजन की बात करें, सबसे पहले प्रोविजन की, तो उसके अंदर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनी एसेट। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को, बेसिकली डिविडेंड होता क्या है, जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, उस कंपनी के अंदर, जैसे हम शेयर मार्केट में भी जो इंटरेस्ट रेट उनको भी पता रहता है, तो हर कंपनी के शेयर्स होते हैं, हर कंपनी अपनी कैपिटल को डिवाइड कर देती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो कोई भी बंदा वहां पे शेयर्स खरीद सकता है, और उस कंपनी का जो शेयर जिसने खरीदा है तो शेयर होल्डर बन गया, मतलब उसका मालिकाना हक, कुछ ओनरशिप उसको मिल गई। तो जैसे आप भी रिलायंस के मालिक बन सकते हो, उसके शेयर खरीद के बोल सकते हो कि हम भी भाई अंबानी की तरह रिलायंस के अंदर 0.001% के मालिक हैं, क्योंकि उससे ज्यादा खरीदोगे तो उतने पैसे होने चाहिए, उससे ज्यादा भी खरीद सकते हो। तो जितना भी आपने खरीदा, 1%, 2% उसके शेयर खरीद लिए, तो उतने परसेंटेज के आपका मालिकाना हक हो गया उसके ऊपर, शेयर होल्डिंग हो। तो शेयर होल्डर भी कई तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उसके अंदर प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर ही 2-3 तरह से, तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं होप करता हूं कि वो सब बेसिक चीजें आपको पता रहेंगे। तो कंपनी जब भी एक साल के अंदर अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को काउंट करती है, देखती है, तो
उसमें से, उस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी। ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी बड़े खुश होंगे, करेक्ट। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन करना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से कुछ पार्ट शेयर होल्डर को देना डिविडेंड इनकम कहलाता है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जिसको कैपिटलाइजेशन जिसका हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर को, वो डिविडेंड मान लिया जाता है। अगर ये इंटेल कर दे, बाध्य कर दे रिलीज ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ एसेट, अपने किसी भी एसेट को रिलीज करने के लिए अगर इंटेल कर दे, तो उस पार्ट को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड मान लिया जाता है। कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना। कैपिटल जैसे हम बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर उसकी जो एसेट साइड है और लाइबिलिटी साइड, तो लाइबिलिटी साइड के अंदर जो आता है, जो सबसे पहले आता है, वो कैपिटल के बारे में ही डिस्कस किया जाता है कि शेयर होल्डर ने, कैपिटल मतलब कितना पैसा शेयर होल्डर्स का लगा हुआ उस कंपनी को शुरू करने के लिए। तो जो भी अगर आपने, जैसे कि मान लो जो भी अगर किसी ने आपने एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को दे दिया, तो शेयर होल्डर को पैसा मिले, जो शेयर्स मिले, पैसा तो नहीं मिला ना, वो उनको बाद में शेयर्स को बेच के निकल सकता है और अपना पैसा कमा सकता है, शेयर कैश में कन्वर्ट कर सकता है। बट शेयर होल्डर को वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कुछ पार्ट बन गया, कुछ पार्ट मिल गया, तो वो कहाँ जाएगा? कैपिटल के अंदर ही तो आ जाएगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा तो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टर्निंग समथिंग इनटू मनी। जब शेयर होल्डर इस पैसे को बेच देगा, इस शेयर्स को बेच देगा, तो उससे जो उसको इनकम मिलेगी उसको कैपिटलाइजेशन। तो कैपिटलाइजेशन हो या ना हो उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई भी अपना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कोई भी कंपनी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो अगर सिंपल सी आसान सी भाषा में बात करें, तो कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसा देती है जो उसने बनाया है, उसको डिविडेंड बोला जाता है। तो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कैश में, कैश डिविडेंड भी दे सकते हैं कि आपको आपके जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से आपको उतने पैसे मिल गए, डिविडेंड। इट इज डिविडेंड द हैंड ऑफ शेयर होल्डर वेयर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द काइंड। अगर कुछ काइंड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं, कुछ बोनस शेयर दे दिए जाते हैं, जिससे कंपनी का जो एसेट है उसको कम होना पड़ेगा, रिलीज करना पड़ेगा, तो ऐसे शेयर्स को मार्केट वैल्यू हमें देखी जाएगी डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, उस मार्केट वैल्यू को डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक आदमी के पास एक कंपनी के 20 शेयर्स थे, कोई बात नहीं, और उसको क्या हो गया, 10 शेयर्स और मिल गए, 10 शेयर्स और उसको दे दिए, ठीक है। या तो दो तरीके से कर सकता है, या तो कैश दे दिया, उसको 10,000 दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन किया और 10 के कैश दे दिया, तो इसके अंदर उसकी जो वैल्यू मिलेगी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कितना इनकम आया, तो वो 10 के हो गया। लेकिन उसको कैश ना देके उसको कुछ एसेट दे दिया, कोई भी एसेट दे दिया, या फिर कुछ शेयर्स ही दे दिए, जो बोनस शेयर्स भी दे देते हैं, तो उस केस के अंदर कोई एसेट भी दे दिया, तो एसेट देने के टाइम पे हम क्या बताएं, यहाँ पे तो पता है कि 10 के, तो एसेट की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उतना पैसा आपको मान लिया जाएगा डीम्ड डिविडेंड है, ठीक है। ओके, अब दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात आपको मैं बताने भूल गया। इसके अंदर क्या होता ना कि 1/4/2020 से पहले एक कंसेप्ट होता था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। उसके अंदर कंपनी क्या करती थी, जैसे कि एक एबीसी कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कंपनी है, और उसने क्या किया, 10 के उसने मान लो एग्जांपल 1 लाख मान लो, 1 लाख रुपए कैश दे दिया, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 लाख। तो इस कंपनी को, जो शेयर होल्डर को ये पैसे देने से पहले क्या करना पड़ता था बेटा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कट करके फिर उसके हाथ में देना पड़ता था। जैसे मान लो कि 1 लाख है और जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की रेट है वो 15% है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो इसका 15%, 1 लाख का 15% कितना गया, 15 के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, और बाकी के कितने बचे 85 के, वो उसको क्या मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगा शेयर होल्डर को। तो देखा जाए तो शेयर होल्डर को दो चीजें मिल रही है, एक तो 85,000 और ये एक सर्टिफिकेट देंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का कि आपका डीडीटी हमने डिडक्ट कर लिया 15,000 का। तो दो चीज मिलके हो तो गए 1 लाख, बट उसके हाथ में कैश कितना है 85,000 और 15,000। ये जो रिवाज, जो प्रथा चल रही थी वो 1/4/2020 के बाद में फाइनेंस एक्ट आया, और उसके बाद 1/4/2020 के बाद उसके बाद इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया।
तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि डिविडेंड फ्री हो गया? नहीं बेटा, फ्री कुछ नहीं हुआ। इस धरती पे कुछ नहीं फ्री का मिलता। अगर गवर्नमेंट आपको कुछ फ्री भी दे रही है तो गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करने के लिए कर रही है। तो इस केस के अंदर जब इसको हटा दिया गया, इसका मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं हो गया, तो कंपनी को यहाँ पे डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। शेयर होल्डर को पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे। ऑब्वियसली टीडीएस तो कट होगा ही, क्योंकि उसमें टीडीएस का प्रोविजन ला दिया उन्होंने कि भाई अगर 5,000 से ज्यादा के अमाउंट है तो आपको 10% या देखा हो जाएगा कि फॉरेन कंपनी को या नॉन रेजिडेंट को किसको, तो उसके हिसाब से टीडीएस कट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 1 लाख रुपीज तो पूरे के पूरे मिलेंगे। यहाँ पे आप को टैक्स फाइल करने के टाइम पे, रिटर्न फाइल करने के टाइम, टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे आपको वो इनकम शो करनी पड़ेगी, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख के ऊपर। ऑब्वियसली पहले आपको टैक्स कट होके मिल रहा था, अभी आपको टैक्स खुद अपने हाथों से देना पड़ेगा। तो फ्री कुछ नहीं है। और ये कब हुआ है? आफ्टर 1/4/2020, माने तो प्रीवियस ईयर 2021 के साथ ये हो गया शुरू। तो जिस प्रीवियस ईयर 2021 में जिसने भी डिविडेंड इनकम मिली है तो वहां पे डीडीटी डिडक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्लॉई जो शेयर होल्डर है, सॉरी, शेयर होल्डर को खुद ही अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। होप करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट क्या था। अब हम फिर वापस आते हैं यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे पता चल गया कि डिविडेंड देने के 2 तरीके होते हैं, तो कैश में दे सकते हैं और एक काइंड में दे सकते हैं। तो दोनों ही केस में कैश में तो पता चल जाएगा कि कितनी इनकम जनरेट, जितना कैश दिया उतनी इनकम जनरेट हो गई। बट अगर काइंड में दिया है, कुछ हमें एसेट दिया है कंपनी का, तो हमें कैसे पता चलेगा? तो उस टाइम पे हम उस एसेट की बुक वैल्यू नहीं लेंगे। कंपनी में उसकी बुक वैल्यू कितनी दिखा रखी है, इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए वो बुक वैल्यू नहीं ली जाएगी। तो क्या लिया जाएगा बेटा? वो लिया जाएगा मार्केट वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया? मार्केट वैल्यू ली जाएगी। ओके, अब ये तो था 222 का ए पार्ट। ठीक है, अब दूसरा पार्ट, कई बार क्या होता है, कंपनी आपको कैश या काइंड देने के बजाय कुछ डिबेंचर या डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देती है शेयर होल्डर को। ठीक है भाई, हम आपको पैसे नहीं दे रहे, हम आपको डिबेंचर्स दे रहे हैं। या फिर देखो बोनस शेयर भी दे देती है। और वो बोनस शेयर के अंदर ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में, क्योंकि बोनस शेयर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, कॉमन नॉर्मल जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि कल को अगर लिक्विडेशन होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में कभी आप बोलोगे तो उसके ऊपर एक स्पेशल हम वीडियो बना देंगे। तो आप ये तक ये समझ लो कि जो बोनस शेयर अगर इक्विटी शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो उनको डिविडेंड नहीं माना जाता है। ये आप ध्यान रखो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स तो देना पड़ता है, क्योंकि जब कैपिटल गेन में जब आप बोनस शेयर को सेल करोगे तो वहां पे आपको कैपिटल गेन टैक्स आएगा। बट यहाँ पे डिविडेंड नहीं माना जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए हैं तो वहां पे डिविडेंड होगा। तो वही इस चीज को थोड़ा सा एलिब्रेट किया है इन्होंने। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, डिबेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को करती है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर, बोनस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जितना कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है ना, उसके हिसाब से अगर जितना बोनस शेयर देते हैं तो उसको डिविडेंड मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड होगा। तो मार्केट वैल्यू देखो, बोनस शेयर का तो क्या होता है, बोनस शेयर तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तो जीरो ली जाती है, जैसे हमने कैपिटल गेन टैक्स के अंदर पढ़ा था। लेकिन डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के हैंड में तो डिविडेंड भी आएगा ना, तो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यू बोनस शेयर की ली जाएगी एज ए डिविडेंड इन द हैंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, तो जो डिविडेंड के लिए मार्केट वैल्यू तो हमने बताया था कैश और काइंड में। कैश में तो हमें वैल्यू पता ही चल रही, तो काइंड वाली चीज ही जहां पे भी मार्केट वैल्यू हमने ली थी और यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया। सेकंड वाला पार्ट, तो फर्स्ट वाला पार्ट होता है जिसमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। सेकंड वाला पार्ट जिसमें डिबेंचर या फिर कोई डिपॉजिट सर्टिफिकेट या बोनस शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिए गए तो भी वो इक्विटी, तो भी उसको डिविडेंड माना जाएगा। और फिर तीसरी बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन। जब कंपनी को बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर कोई भी रिसीट होता है, कुछ भी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है, कुछ भी काइंड दिया जाता है, तो उस टाइम पे भी मिलने वाली इनकम को क्या बोलते हैं? डिविडेंड इनकम बोलते हैं, डीम्ड डिविडेंड बोलते हैं। तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन
जो कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बहुत बार बार जिक्र आता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर बेटा क्या होता है ना, उसके जो जनरल रिजर्व्स होते हैं, पिछले साल की जो इनकम कंपनी ने यूज नहीं करी, प्रॉफिट जो पिछले साल का प्रॉफिट या उससे पहले वाले साल का प्रॉफिट, तो कंपनी क्या करती है, जब यूज नहीं करती तो उसको अपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर लेती है। देखो कंपनी क्या कर सकती है, अगर मान लो कंपनी को कुछ फायदा हो गया, कुछ प्रॉफिट हुआ, मान लो कि 10 सीआर का प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी क्या कर सकती है कि उसमें से 2 सीआर अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे सकती है, तो उसको बोल देते हैं डिविडेंड, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। और 8 सीआर को कंपनी, क्योंकि आगे भी तो उसको ग्रो करना है ना, उसको पैसे कहां से चाहिए, तो अपने प्रॉफिट को यूज कर सकती है आगे फिर से फर्दर फ्यूचर में कंपनी के ग्रोथ के लिए, तो अपने पास रिजर्व करके रख सकती है कि ताकि आगे जो आने वाले प्लान है उसमें एग्जीक्यूट कर सके। तो इस हिसाब से जो एक्यूमुलेट हुआ प्रॉफिट, तो पिछले साल का भी कुछ रिजर्व बचा हुआ था, प्लस इस साल भी उसने 10 सीआर कमा ले, तो टोटल मान लो कि 18 सीआर हो गए। तो जो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, इसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना, इमीडिएटली बिफोर इट लिक्विडेशन, लिक्विडेशन से ठीक पहले अगर कोई भी अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसको भी बोला जाता है डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, और शेयर होल्डर को ही करेगा, सीधी सी बात है, तो उसको भी डीम्ड डिविडेंड। लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में से किया जाता है, लेकिन आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, उसको डेट ऑफ लिक्विडेशन के बाद अगर उसको दिया जाता तो डिविडेंड नहीं माना जाता, और लिक्विडेशन के बाद दिया गया है तो उसके ऊपर जो भी इनकम आएगी वो कैपिटल गेन के अंदर उसको टैक्सेबल होगा, वो तो रीपेमेंट होती है टुवर्ड्स द कैपिटल, वो लिक्विडेशन को डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बी सी, और उसके बाद हम डी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को रिड्यूस करके जो भी अमाउंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कैपिटल को सेल करके या फिर रीवैल्यूएशन करके जो भी अमाउंट होती है उसको शेयर होल्डर्स के अंदर दे देना, तो उससे जो रिसीट मिलती है उसको भी क्या बोलते हैं भाई, उसको भी डिविडेंड मान लिया जाता है। ठीक है, डीम्ड डिविडेंड, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर बाय द कंपनी ऑन रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। ठीक है, जितना उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसके उतने ही एक्सटेंट तक उसको डिविडेंड माना जाता है। बेटा जितने आपने अभी तक ए बी सी और डी पढ़ा, 22A, बी भी पढ़ा, सी भी पढ़ा और डी भी पढ़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मार्क कर देता हूं इसको। ठीक है, एग्जाम में इसी के हिसाब से पूछा जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसके हिसाब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को पैसे देगी, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं बेटा, बेसिकली मालिक ही होते हैं, ओनर ही होते हैं। अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देगी तो उसको डिविडेंड मान लेंगे और टैक्स हो जाएगा। पहले तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डिडक्ट करती थी, बाद में शेयर होल्डर के ऊपर पैसा लगने लग गया अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक काम नहीं किया जा सकता कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, मैं लोन दे रहा हूं शेयर होल्डर को। सरकार ने बोला कि भाई आप पैसे दोगे या कोई भी कैश दोगे या काइंड में दोगे, कुछ भी एसेट दोगे, तो हम उस पर डिविडेंड मान के टैक्सेशन के प्रीव्यू में ला देंगे। लेकिन हम ज्यादा शयाने हैं, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि हम ना तो कैश दे रहे हैं ना ही कुछ दे रहे हैं, हम तो लोन दे रहे हैं। और किसको, शेयर होल्डर को लोन दे रहे हैं, और शेयर होल्डर हमें लोन लौटा देगा, लोन का अमाउंट लौटा देगा, तो उसमें तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं। तो कंपनी ने, तब गवर्नमेंट ने कहा कि बेटा रुको एक बार, तो उन्होंने कहा कि एडवांस और लोन कोई भी हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी, ये बात ध्यान रखो यहां पे, क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ही बात कर रहा है यहाँ पे, वो वाली कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात नहीं कर रहा, जिसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ना हो, उस कंपनी की बात कर रहा है। तो ये ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि वो क्लोजली हेल्ड कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी लोन और एडवांस दिया है शेयर होल्डर को। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो शेयर होल्डर भी वो वाला शेयर होल्डर होना चाहिए जो बेनिफिशियल ओनर हो। वो तो बेनिफिशियल ओनर कौन होगा, बेनिफिशियल ओनर होने के लिए कंपनी का कम से कम 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए, 10% की इक्विटी शेयर होने चाहिए या उससे 10% से ज्यादा वोटिंग पावर। तो तीन चीजें हमें पता चली कि अगर कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर को, और कौन सा शेयर होल्डर, वो नहीं जो 1% 2% वाला, 10% से ज्यादा जिसके पास वोटिंग पावर, उस शेयर होल्डर को दो चीजें, अगर लोन देती है
या फिर एडवांस देती है तो उसको क्या मान लिया जाएगा बेटा, उसको डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट कहेगी कि हमें बेवकूफ मत बनाइए, आप ही का पैसा है, आप अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो, अपने पास ही ले रहे हो, ना तो उस पर डिविडेंड की टर्म में आता है वो, और उसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करोगे, इसलिए कोई भी लोन और एडवांस मिलता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डिविडेंड मान लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि कंपनी ने, क्लोजली हेल्ड कंपनी ने उसके शेयर होल्डर को दिया। अब कंपनी एक है और उसका शेयर होल्डर कोई दूसरी कंपनी भी तो हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फर्म भी तो हो सकती है। ABC लिमिटेड एक कंपनी है, क्लोजली हेल्ड कंपनी है, उसके अंदर XYZ पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म भी है, उसका वन ऑफ ए शेयर होल्डर। इस फर्म ने, XYZ पार्टनरशिप फर्म ने इसके शेयर खरीद लिए ABC लिमिटेड के। तो अब क्या किया जाए, जब एक पार्टनरशिप फर्म ने शेयर खरीद ले जाए, क्योंकि यहां शेयर खरीद के शेयर होल्डर तो बन गया, लेकिन उसको एडवांस दे दिया इस कंपनी ने, उस केस में क्या करें, तो उस केस के अंदर भी कौन, CBDT ने, इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफिकली बोलता है, देखो ध्यान से देखो, कोई भी पेमेंट कंपनी करे जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंस, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी हो गई, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही क्लोजली हेल्ड कंपनी की बात कर रहा है, और किसी कंसर्न को देता है, कंसर्न में कौन, HU भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है, AOP, BY, और दूसरी कंपनी भी हो सकती है, कोई दूसरी कंपनी को भी दे सकता है, अपनी सिस्टर कंसर्न को भी दे सकता है। ठीक है, अगर सॉरी कंपनी, अगर कोई भी कंपनी एडवांस लोन देते है, जिसमें किसको देते हैं, HUF, फर्म, AOP, BY को, और शेयर होल्डर का बेनिफिशियल इंटरेस्ट, जो कंपनी है इसके अंदर, ये जो पार्टनरशिप फर्म है इस कंपनी के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, 10%, जो पहले वाले में था, इसमें भी कितना, 10% का वोटिंग शेयर होना चाहिए, वोटिंग पावर होनी चाहिए, तो 10% की इक्विटी शेयर की ज्यादा उसके पास होल्डिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये भी है, इसके अंदर भी, इस कंपनी के इसके अंदर भी जो शेयर होल्डर है, इसके अंदर भी शेयर होल्डर है, इसके अंदर भी जो शेयर होल्डर है, उसके अंदर कम से कम 20% शेयर होने चाहिए ऑफ द कंसर्न, 20% शेयर ऑफ इनकम, इनकम का 20% इसके पास होना चाहिए। होप करता हूं आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपको बताता हूं। तो उसको भी क्या माना जाएगा, लोन और एडवांस मान लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि यार चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया, बट क्या सच में मुझे जेन्युइनली अगर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन हो, कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन ही नहीं दे सकती, और शेयर होल्डर ने लोन सिर्फ लोन के लिए ले लिया है, उसको डिविडेंड या फिर ऐसे कोई टैक्स इवेजन नहीं करना है, उसने जेन्युइनली उसको जरूरत थी और उसके हिसाब से उसने लोन दिया है। और एक बात बताइए, मैं एक कंपनी हूं और मैं कंपनी ही मेरी फाइनेंस करने की, लोन देने की है, अब मैं क्या करूं, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे जेन्युइन केस को गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स एक्ट ने टारगेट किया, तो कौन कौन से एक्सेप्शन है, कौन कौन से जेन्युइन केस है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दो तीन चीजें हैं, एक तो क्लोजली हेल्ड कंपनी चाहिए, और अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर भी कौन सा छोटा मोटा नहीं, जो स्पेशल शेयर होल्डर जिसका 10% ज्यादा, अगर उसको लोन दे तो ही डिविडेंड इनकम मानी जाती है, अदरवाइज इनकम नहीं मानी जाएगी, डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन, एक्सेप्शंस है। तो लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि उनका काम ही ये है, लेंडिंग का, मनी लेंडिंग का बिजनेस ही है, तो उस केस में वो कंपनी क्लोजली हेल्ड हो और बेसिक अपने शेयर होल्डर जिसका 10% से ज्यादा इंटरेस्ट हो, वहां पे लोन देगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात करें कि डिविडेंड पेड इज सेट अप अगेंस्ट द डीम्ड डिविडेंड। जब लोन को दे दिया, लोन तो दे दिया, और हमने क्या, लोन को क्या मान लिया, डिविडेंड, अब कंपनी सच में उसको डिविडेंड पे करना चाहती है। एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा। यहां पे देखो, एक कंपनी है ABC, उसने, ABC लिमिटेड, उसने लोन दिया 10 लाख का, ठीक है, मिस्टर ए को, जो कि स्पेशल वाला शेयर होल्डर है। स्पेशल वाला शेयर होल्डर कौन है, जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, उसने 10 लाख रुपए दे दिया लोन, और डिपार्टमेंट ने क्या बोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 10 लाख तो लोन नहीं है, डिविडेंड मानेंगे, इसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो बाद में क्या किया, इसी कंपनी ने ये बोल दिया कि जो लोन है ये लोन नहीं है, ये हमने डिविडेंड दिया है, उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है, जब एक बार इसको डिविडेंड मान दिया और बाद में इन्होंने इसको डिविडेंड ही घोषित कर दिया, 2 बार आप टैक्स नहीं कर सकते। तो डिविडेंड एक बार अगर
डिक्लेयर हो गया तो उसके ऊपर सेम अमाउंट के ऊपर दो बार टैक्स नहीं लगाया जा सकता, दो बार उसको कैलकुलेट नहीं करता। सेम वही यहाँ पे बात डिस्कस करी, जब लोन हैज बीन ट्रीटेड डिविडेंड, लोन को तो डिविडेंड मान लिया गया और सब्सिक्वेंटली कंपनी डिक्लेयर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को, इंक्लूडिंग द बोरोअर, जो बोरोअर शेयर होल्डर उसको भी। तो जो डिविडेंड सो पेड इज सेट ऑफ बाय द कंपनी अगेंस्ट द प्रीवियस बोरोइंग, जो लोन दिया उसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर दिया कि भाई ये लोन की अमाउंट नहीं है, हमें लोन नहीं, हम इसको ट्रीट करेंगे, डिविडेंड ये अपने पास रखो, तो एडजस्टेड अमाउंट को फिर से डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब कुछ और एक्सेप्शन भी है, वो भी हम देख लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इश्यूड एट फुल कैश कंसिडरेशन, जो फुल कैश कंसिडरेशन के साथ नॉन पार्टिसिपेटिंग कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सी एंड डी, जो सेक्शन 22 का सब सेक्शन सी और डी के हिसाब से किया, कोई भी शेयर इश्यूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन एंड द होल्डर ऑफ सच शेयर इज नॉट एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस एसेट ऑफ द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। तो क्या होता है ना, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स का होते हैं जिसमें आपको पैसे तो पूरे देने पड़ेंगे, जितना का शेयर है उतने का पैसा दे दिया, ठीक है, आपको शेयर्स मिल गए तो आपको डिविडेंड तो नहीं मिल सकते, डिविडेंड तो मान देखो बोनस शेयर आपको मिले फ्री में तो उसको डिविडेंड मान लिया। कोई भी कंपनी अपना शेयर्स आपको दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट में तो उसको भी डिविडेंड मान देंगे, क्योंकि अपने एसेट को रिड्यूस कर रही है, जो कि हमने ए बी सी डी के अंदर पढ़ा था डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर, तो उसको डिविडेंड मान लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो नॉन पार्टिसिपेटिंग सॉरी जो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स होते हैं उसके अंदर अगर उसको ये बोल के दिया गया है कि वो सरप्लस एसेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपना हक नहीं मांगेंगे, तो उसको भी डिविडेंड नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बाय बैक ऑफ शेयर्स, अब कंपनी अपने पेमेंट एसएससी को, शेयर होल्डर को पैसे देती है और कहते हैं मैं अपने शेयर वापस खरीद ली, तो वहां पे भी डिविडेंड नहीं माना जाता। हाँ, बट जो कंपनी ने पेमेंट करी है और शेयर होल्डर को जो भी बेनिफिट हो उसको कैपिटल गेन के अंदर टैक्स तो पक्का होगा ही। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे टैक्स नहीं हुआ तो कहीं पे भी टैक्स फ्री हो गया, टैक्स फ्री नहीं, टैक्स फ्री नहीं है, ये एक रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। इसका मतलब ये है कि अगर एक यहाँ बाकी जगह पे अगर उसको टैक्स नहीं किया हुआ तो यहाँ पे टैक्स होगा। और डीमर्जर के केस में भी, डीमर्ज हो रही है, डीमर्जर के केस में भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर हैपेंस ना, डीमर्जर तो उसको भी डिविडेंड की डेफिनेशन में नहीं माना जाएगा। ठीक है, आप क्यूमुलेटिव प्रॉफिट की बात करें तो बार बार एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ रहा है, तो उसके अंदर क्या, जो मैंने बताया भी था कि एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट के अंदर सारा प्रॉफिट आता है, ए बी डी और ई, तो सी कहाँ गया, सी के लिए एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट की डेफिनेशन अलग है, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सारा प्रॉफिट आता है कंपनी का अप टू द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की डेट तक जो प्रॉफिट हो गया होता है, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड की डेट तक जो पेमेंट हो गई है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन की डेट तक जो भी प्रॉफिट आया उसको पूरा मान लेंगे, पूरा उसके अंदर एक्यूमुलेटेड के अंदर आ जाता है। बिल्डिंग और मशीनरी का डेप्रिसिएशन फंड है, उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं करा जाता, तो डेप्रिसिएशन फंड बना देते हैं, वो उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर आप की बात करें पॉइंट सी के लिए, तो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर द, क्योंकि सी के अंदर लिक्विडेशन की बात करें तो डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो लिक्विडेशन की डेट तक जो प्रॉफिट होता है उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मान लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जब लिक्विडेशन है, कंपलसरी एक्विजिशन किया गया किसने, या तो गवर्नमेंट ने या फिर गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोई कॉर्पोरेशन हो या गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड कोई भी अथॉरिटी हो, उसने अगर उसको एक्वायर कर लिया कंपनी को, तो सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट नहीं आता 3 साल सक्सेसिव 3 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द पीरियड इन व्हिच सच एक्विजिशन टुक प्लेस, उसे 3 साल पहले का वो नहीं आता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक क्लैरिफिकेशन भी आया, क्योंकि बहुत सारे जो लोन और एडवांस वाला जो हमने जो ई पार्ट किया, ई पार्ट के अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे, असेसिंग ऑफिसर कुछ भी पैसा दिया है तो बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर एक सीबीडीटी ने क्लैरिफिकेशन में निकाला, एक नोटिफिकेशन में निकाला था। तो सीबीडीटी ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ कोर्ट ने, क्योंकि एसएससी तो कोर्ट में जाएगा, उन्होंने ये दिया कि जो ट्रेड एडवांस होते हैं, क्या सच में जो जेन्युइन में ट्रेड के लिए एडवांस, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है जिसका पर्पस टैक्स को, डिविडेंड को छुपाने के लिए ना, उस केस के अंदर जहां पे कमर्शियल ट्रांजैक्शन करी गई है, सच में जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, वो फॉल नहीं करेगा इन द प्रोविजन ऑफ दिस। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, एडवांस मेड, एक कंपनी ने अपने सिस्टर कंसर्न को पैसे दिए और कहा कि भाई ये जो पैसे है, जो वर्क किया, एक कंपनी है एबीसी, उसकी एक सिस्टर कंसर्न है एक्सवाईजेड को बोला कि ठीक है हम आपको लोन और एडवांस देते हैं, हमारा लेबर का ठेका आप ले लो, लेबर आप हमें प्रोवाइड करो। अब लेबर का खर्चा तो देना पड़ेगा ना एबीसी कंपनी को, अपने सिस्टर कंसर्न को,
उससे काम तो करवा रहे हैं, लेबर का जो भी जॉब वर्क है वो लेबर का उसको दे दिया, तो जो भी खर्चा तो उनको देना पड़ेगा ना। तो उस केस के अंदर ये जो अमाउंट एडवांस करी वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि उसने लेबर का जॉब वर्क किया, लेबर का खर्चा प्रोवाइड करा है, वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है, उसके लिए उसका एडवांस मिला है, तो उस एडवांस को आप डिविडेंड नहीं मान सकते। तो उस केस में ये जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन है वो डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। और इसी तरह कोई भी, जैसे एक ने कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए पैसे दे दिए कि भाई आप प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करो, और ये प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल करके आप हमारे लिए काम करोगे, जो वर्क होता कंपनी, ताकि कंपनी अपने जो ऑर्डर है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, उसको फुलफिल कर सके। तो उस केस में भी एसएससी ने प्रूव किया कि जो बिजनेस की एक्सपीडियंसी की वजह से ये एडवांस दिया गया था, और ये सेक्शन 222 के अंदर नहीं आता। ये केस लॉज भी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। और कई बार एक और, जैसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई, कंपनी ने अपनी सिस्टर कंसर्न को सिक्योरिटी डिपॉजिट दी गई कि भाई हम आपके जो इलेक्ट्रिक जनरेटर हैं वो यूज करने के लिए, और कंपनी यूटिलाइज्ड गैस अवेलेबल टू इट फ्रॉम गेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड सप्लाइड इट टू सिस्टर कंसर्न द कंसेशनल रेट। तो उसने क्या किया, उसका इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटर तो यूज किए, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की उसको कंसेशनल रेट पे अपने सिस्टर कंसर्न को दे दिया। तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सिक्योरिटी डिपॉजिट किया गया था कंपनी ने वो अपने सिस्टर कंसर्न को, वो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया, इसका मतलब वो एडवांस दे दिया, वो लोन दे दिया, उसको एडवांस या लोन नहीं मानेंगे, वो एडवांस लोन ही है बट उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे, ये इस केस में। तो इसलिए सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके अंदर ये कहा गया कि जो ट्रेड एडवांस है विच आर द कमर्शियल ट्रांजेक्शन है वो इसके एम्बिट में नहीं आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हमने मोस्टली चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है, क्या आपको लग रहा है कि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है? तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिए, और जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।